हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज सैलरीज। ठीक है, कैसे रिवाइज करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया ही था कि हम इसकी रिवीजन करेंगे कंसेप्ट्स की, और साथ में उन्हीं कंसेप्ट्स के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट विल बी ओनली एंड ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि सैलरीज। एक बात बताओ मुझे, सैलरी में कब कोई ऐसी इनकम है जब वो टैक्सेबल होती है? अगर उसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और वो कंडीशन होती है कि देयर मस्ट बी एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो जो भी इनकम मिल रही है वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। कब होगी सैलरी में टैक्सेबल? इफ देयर इज एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, फिर बात आती है यहाँ पर भी ना, अगर आपको ये पहचानना हो, दो टर्म्स गिवन होती हैं इसमें कि ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है या नहीं है, तो वो कैसे देखोगे? देखो, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। इन अब जो मैंने आपको दो टर्म सिखाने वाली हूँ उसको अच्छे से सीख लेना स्टूडेंट, बिकॉज बहुत बार एमसीक्यू भी आ जाता है इन दो टर्म्स पे से। ठीक है, एक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड द सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, अब ये क्या है दोनों, आइए देखते हैं। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब हुआ कि जो एम्प्लॉय है उसका उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हाँ मैंने आपको सर्विस देनी है, यानी दैट पर्सन इज बाउंड कि जो उसको एम्प्लॉयर कहेगा उसको वो करना है। आई कैन राइट हियर लाइक बाउंड, यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इट बाउंड्स द एम्प्लॉय, उसने एम्प्लॉय को बाउंड कर दिया है, बाइंडिंग ऑन कर दिया है टू वर्क फॉर एम्प्लॉयर, कि अब वो अपने एम्प्लॉयर के लिए उसको काम करना ही पड़ेगा। तो व्हेनेवर इट इज रिटन कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, ऑफ सर्विस है, ऑफ वर्ड हियर इज इंपॉर्टेंट, तो समझ जाना कि इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ ना स्टूडेंट, कि दो पर्सन है, एक पर्सन ने दूसरे को बोल दिया कि मैं तुमको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, बट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, तो एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ कि तुम मेरा ये काम कर दो, उसके बाद ना तुम मुझे जानते ना मैं तुम्हें जानता। क्लियर? सो अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, तो दैट डजंट कम अंडर द हेड सैलरीज। क्लियर? सो इनकम फ्रॉम सैलरी में उसकी इनकम नहीं आएगी इफ देयर इज अ वर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। लिखो स्टूडेंट, सो ऑफर्स, ऑफर्स पेयर, पेयर मतलब वो पर्सन जो पेमेंट कर रहा है, जो सर्विसेज ले रहा है, ऑफर्स पेयर टू अवेल हिज सर्विस, कि उस दूसरे पर्सन ने जिसको पेमेंट मिलनी है, जो काम कर रहा है, उसने कहा कि मैं तुम्हें बोलता हूँ मुझे पेमेंट दो, मैं तुम्हारे लिए ये पर्टिकुलर काम कर दूंगा। ऑफर्स पेयर टू अवेल हिज सर्विस, to avail his service and pays his fees as consideration, and pays fees as consideration। ठीक है, कि जो भी उसका कंसिडरेशन है उसके बदले में वो उसको फीस दे देगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? कहीं कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बात आती है कि ये जो सैलरी है ये कितनी कैटेगरीज की है, यानी कितनी तरीके की होती है। अब सैलरी कितने तरीके की होगी? सैलरी तो एक ही तरीके की होगी, हाँ, लेकिन उसमें देखिए क्या है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक तो इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट, हाँ एक बात और, अगर आप मेरे साथ साथ जो भी मैं आपको टॉपिक्स करवाऊंगी, ठीक है, मैं आपको मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाने की ट्राई करूंगी, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन या फिर जीएसटी के जो टॉपिक्स है, और ये तो मैंने बहुत कम टॉपिक्स का नाम लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करेंगे मेरी क्लास में। यहाँ पर अगर आप इन चैप्टर्स के साथ साथ में नोट्स बना लोगे तो आपको कहीं और से कोई नोट्स देखने की जरूरत नहीं होगी। आपको लग रहा है कि हमें किसी पर्टिकुलर चैप्टर में कोई डिफिकल्टी आ रही है, सो डेफिनेटली यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर? लिखो स्टूडेंट, अब बात आती है, जब भी कोई इनकम टैक्सेबल होगी ना, तो उस इनकम का एक चार्जिंग सेक्शन होता है। तो सैलरीज में हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 ये है इसका चार्जिंग सेक्शन। अब चार्जिंग सेक्शन क्या क्या कह रहा है देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, चार्जिंग सेक्शन ने बोला कि देखो, जो सैलरी है ना, इट विल बी टैक्सेबल ऑन द ड्यू बेसिस। दो तरीके का होता है, ड्यू या रिसीट। इसका मतलब समझाती हूँ, पहले लिख लो। सैलरी टैक्सेबल रहेगी ऑन ड्यू बेसिस। अब आप कह रहे होंगे मैम नहीं नहीं,
सैलरी टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। आई कंप्लीटली अग्री टू यू, लेकिन मैंने यहाँ ड्यू बेसिस क्यों लिखवाया, मुझे उसको समझाने का मौका देना। ठीक है, देखो क्या होता है, ये चिंतामणि है, ठीक है, इसने 1 जुलाई 2025 से लेकर लेट सपोज 31 जुलाई तक काम किया। अब हमें ये पता है कि जैसे ही 31 जुलाई आई, महीना पूरा हुआ, इसको इस महीने की सैलरी मिल जाएगी, यानी उसकी 31 जुलाई को सैलरी ड्यू हो गई। लेकिन नॉर्मली कंपनीज का या किसी भी एम्प्लॉयर का रूल क्या होता है कि वो एकदम से 31 तारीख आ गई जी, चलो चलो तुम्हारा काम हो गया, तुम सैलरी ले लो इस महीने की, ऐसा नहीं करते। वो 5 to 6 डेज के बाद सैलरी देते हैं एज पर देयर नॉन फिक्सेशन। यहाँ पर लेट सपोज सैलरी रिसीट हो रही है, सैलरी रिसीव हो रही है ऑन 7th of अगस्त, ठीक है। सो ड्यू कब हुई और रिसीव कब हुई है, ड्यू हुई है 31 जुलाई को, रिसीव होगी 7th of अगस्त को। तो ऐसे केसेस में सैलरी जो है दैट विल बी टैक्सेबल ऑन द ड्यू बेसिस, ठीक है। सिंपल सा एक रूल और बता देती हूँ आपको, सैलरी का रूल वैसे ही होता है स्टूडेंट कि ड्यू बेसिस या रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, ये इसका रूल है कि जो भी डेट पहले आएगी उस पर सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अब कब कैसे टैक्सेबल होगी ना, ये मैं बता रही हूँ। नॉर्मल सैलरी है तो ऑब्वियसली वो हमेशा ड्यू पहले होगी, तो नॉर्मल सैलरी के केस में इट विल बी टैक्सेबल ऑन द ड्यू बेसिस। अगर किसी पर्सन ने सैलरी एडवांस में ले ली, अब मुझे एक बात बताओ, अभी 31 आई भी नहीं थी, उसने कहा 25 जुलाई को जी मुझे घूमने जाना है, आप मुझे सैलरी एडवांस में दे दो, तो पहले ड्यू हुई या रिसीव हुई, रिसीव हुई। तो एडवांस सैलरी जो होती है वो टैक्सेबल होती है ऑन रिसीट बेसिस, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आता है एरियाज ऑफ सैलरी। अब तीन ही तरीके की होगी, या तो नॉर्मल सैलरी मिल रही है, या सैलरी एडवांस में ले रहा है, या सैलरी उसको नहीं मिली, 2 महीने की हो गई सैलरी मिली नहीं, उसको कहते हैं एरियर्स ऑफ सैलरी, कि सैलरी अभी नहीं मिली, ठीक है, ड्यू चल रही है सैलरी उसकी। तो जो एरियर्स ऑफ सैलरी होता है स्टूडेंट, इट विल बी टैक्सेबल, इट विल बी टैक्सेबल। मैम एरियर्स ऑफ सैलरी है ना, हाँ जी बात तो सही है। तो इसको तो आप, ये पहले ड्यू हो गई होगी, मतलब मान लो कि मई की सैलरी अभी तक नहीं मिली, तो मई में तो ड्यू हो गई होगी ना, तो अब क्यों कह रहे हो, वो तो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो गई। तो यहाँ लिखो एरियर्स ऑफ सैलरी टैक्सेबल नॉर्मली ऑन ड्यू बेसिस है, क्योंकि ड्यू हो चुकी पहले, ये फर्स्ट कैटेगरी में आ गया होगा। बट अगर किसी भी वजह से फर्स्ट कैटेगरी में उसको टैक्स नहीं लगा था, ऐसा होता भी क्यों है। मान लो स्टूडेंट्स ये एम्प्लॉई है, ठीक है, अब इसने कंपनी पे केस कर दिया। क्या केस किया कि भाई मुझे काम करते करते 1 साल हो गया, आपको मेरी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए थी, लेकिन आप अभी तक भी मेरी सैलरी बढ़ा के क्यों नहीं दे रहे। वो कोर्ट में गया कि जी मई से लेकर मई 2025 से कंपनी को मुझे 10,000 की जगह 11,000 रुपए महीना देना चाहिए था। कोर्ट में केस चल रहा है, केस चल रहा है, ऑब्वियसली अब जितने टाइम केस चलेगा उतने टाइम कंपनी तो उसको कोई सैलरी देगी नहीं कि भाई तूने तो अभी केस कर रखा है, चल पहले केस निपटा ले। तो वो जो मीनवाइल टाइम पीरियड होता है ना, उसकी सैलरी नॉर्मली होती है एरियर्स ऑफ सैलरी। एरियर्स तभी होते हैं, अदरवाइज कंपनी जो है टाइम पे कर ही देती है। तो इसीलिए बोला कि अब उसको भी लग रहा था पता नहीं सैलरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, मैं तो कोर्ट में चला गया। तो जब सैलरी इस वजह से या किसी भी वजह से उसने ड्यू जब हुई तब टैक्सेबल नहीं हुई उसकी सैलरी, तो इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल ऑन द रिसीट बेसिस। बट राइट डाउन हियर कि ये सिर्फ तब टैक्सेबल होगी रिसीट बेसिस पर अगर इफ नॉट चार्ज इन ईयर ऑफ इट्स ड्यू, इफ नॉट चार्ज इन ईयर ऑफ इट्स ड्यू। अगर उस साल वो चार्ज नहीं हुआ कि जिस साल वो ड्यू हो रही थी, तो फिर जब रिसीट होगी आप उसको टैक्स का लगा देना। तो इसका मैं क्रक्स निकाल दूं, पूरे चार्जिंग सेक्शन का क्रक्स क्या आया, इट मींस सैलरी जो है दैट इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। जो भी पहले आ जाएगा ना सैलरी पे, उसी पे ही टैक्स लग जाएगा, उसी टाइम पीरियड पे टैक्स लग जाएगा। अब चाहे ड्यू पहले हो रही है चाहे फिर वो रिसीव पहले हो रही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है।
कहीं कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट एक पॉइंट यहाँ और लिख लो, अगर सैलरी किसी भी पार्टनर को रिसीव हो रही है, कोई पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स में से एक पार्टनर को सैलरी रिसीव हो रही है, तो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होती, वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है। उसका अलग से सेक्शन भी पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है ना। तो लिखो यहाँ पे सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर, तो वो स्टूडेंट उसको सैलरी कंसिडर ही नहीं करोगे सैलरी चैप्टर में, तो सिंपल सी बात लिख लो, दैट इज नॉट योर सैलरी, वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है, पता है मैम अलाउंसेस और पर्क्स करवा दो, क्वेश्चन उसमें से आएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन उसमें से आएगा, लेकिन जब तक आप कॉमन टर्म्स नहीं सीखते सैलरी चैप्टर में, होता क्या है, हम नॉर्मल टर्म्स तो सीखते नहीं, फिर क्वेश्चन में वो टर्म्स आती हैं, इसी वजह से सैलरी चैप्टर के क्वेश्चंस हम नहीं कर पाते। तो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है पहले मैं वो करवा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। ओके, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज टैक्स फ्री सैलरी। अब ये क्या होता है, अरे वाह, मजे मजे मजेदार काम है ये तो, कि एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स नहीं देना, ऐसा नहीं है। इस केस में होता क्या है स्टूडेंट, बेसिकली ये जो एम्प्लॉयर है, देखो दो पर्सन होते हैं ना, एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉय होता है। अब यहाँ पे भाई एम्प्लॉयर ने कह दिया कि सुनो योर सैलरी इज टैक्स फ्री, इसका मतलब तुम्हें टैक्स नहीं देना, टैक्स मैं खुद से दे दूंगा। चले देखते हैं ऐसे केसेस में क्या रहेगा। तो इट मीन स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयर टेक्स बर्डन ऑफ टैक्स, इट टेक्स बर्डन ऑफ टैक्स। लेकिन अगर ऐसा होने लग गया तो हर कोई कहेगा ठीक है जी भाई, हमें तो टैक्स फ्री सैलरी चाहिए, गवर्नमेंट को एम्प्लॉय तो इनकम पे टैक्स पे ही नहीं करेगा, तो नहीं। ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो अब अगर ये केस है तो जो हमारी टैक्सेबल सैलरी होगी उसमें एक तरीके से जो उसने इनकम पर टैक्स दे दिया, एम्प्लॉय को टैक्स देना था लेकिन एम्प्लॉयर ने खुद से दे दिया, उस टैक्स को भी इनकम मान के उसकी सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। लिख लिए इस यहाँ पे, टैक्सेबल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, taxable salary of employee shall include this amount also, क्योंकि गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि एम्प्लॉयर टैक्स पे कर दे, एम्प्लॉय टैक्स पे ना करे, तो वो तो कह रहे एक तरीके से ये भी उसका इनकम का बेनिफिट है, so shall include this amount also, जो भी उसका टैक्स का अमाउंट है। ओके, अब इसका एक एग्जांपल भी देके बता देती हूँ आपको। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, एक एम्प्लॉयर ने बोला कि भाई मैं तुमको टैक्स फ्री सैलरी दूंगा, कितने की, 4 लाख रुपए की। ओके, और इस पे मैं तुम्हारा टैक्स पे कर दूंगा, एंड टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, मैं सिर्फ अजम्पशन ले रही हूँ अमाउंट की, ठीक है, कोई मैंने निकाला नहीं, अज्यूम कर लिया, मान लो 5,485 रुपीज बन रहे थे। अब जब एम्प्लॉय की टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट होगी तो किस तरीके से होगी, टैक्सेबल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, मतलब जब हमें देखना है कि उसकी कितनी सैलरी पे टैक्स लगना है, तो टैक्सेबल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय that shall be 4 lakh plus 5485, that is 4 lakh 5,485 rupees। समझ आई बात, कंप्लीट को माना जाएगा। ओके, अब दो टर्म्स आप और देखोगे, वो होगी एडवांस सैलरी, और एक टर्म स्टूडेंट्स हम देखेंगे वर्सेस लोन अगेंस्ट सैलरी, और आई कैन से एडवांस अगेंस्ट सैलरी। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वही कंफ्यूजन अपनी दूर करो। एडवांस सैलरी इज योर इनकम दैट विल बी टैक्सेबल इनफैक्ट ऑन द रिसीव बेसिस, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट ना, कि वो पहले मिल रही है तो ड्यू और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर, तो इट इज टैक्सेबल ऑन द रिसीव बेसिस। ये इनकम है, रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल भी है, रीजन बता दिया मैंने आपको। लेकिन एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब होता है कि उस पर्सन ने ये बोला, देखो एम्प्लॉयर, मैंने, आप मुझे सैलरी देते हो, यस, उस पे मुझे कुछ एडवांस दे दो, लोन दे दो। लोन इज नॉट एन इनकम, क्योंकि लोन हमें वापस करना है, इनफैक्ट सैलरी में से कुछ कुछ अमाउंट ये डिडक्ट होके वापस जाएगा। तो अगर वर्ड लिखा है एडवांस अगेंस्ट सैलरी, सो इट मीन्स लोन अगेंस्ट सैलरी, और ये इनकम नहीं होती, नॉट एन इनकम, सो नॉट टैक्सेबल। समझ आई बात, क्यों टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि भैया इनकम ही नहीं है, ये तो वापस करनी है।
इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो आएगी हमारे पास फॉरगोइंग ऑफ सैलरी वर्सेस सरेंडर ऑफ सैलरी। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी वर्सेस सरेंडर ऑफ सैलरी। अब ये क्या होता है? फॉरगो कर देना सैलरी या सरेंडर कर देना, आओ देखते हैं। देखो स्टूडेंट, इन द केस ऑफ फॉरगोइंग ऑफ सैलरी, इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है, ये कब होता है? तो फॉरगोइंग ऑफ सैलरी का मतलब होता है कि ये जो पर्सन है ना, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि सैलरी ड्यू हो चुकी थी, 31 जुलाई आ गई थी, उसने काम पूरा कर दिया, उसके बाद ड्यू होने के बाद, वर्ड समझना, आई सेड अक्रू या ड्यू होने के बाद एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय ने बोला सर सुनो, मेरी सैलरी आप मुझे मत देना, आप मेरी सैलरी दो मत, आई एम फॉरगोइंग दिस सैलरी, मैं नहीं ले रहा, वेव ऑफ कर रहा है, कर लो, ड्यू हो गई ना। अगर ड्यू होने के बाद फॉरगो हुई है, वेव हुई है, तो वो टैक्सेबल होगी क्योंकि इट इज ऑलरेडी बीन ड्यू। सो चाहे रिसीव नहीं हुई, ड्यू हो गई ना, ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर दैट विल बी टैक्सेबल, तो ड्यू बेसिस पे टैक्स लग जाएगा। क्लियर? सो फॉरगोइंग ऑफ सैलरी का मतलब है इट मीन्स एम्प्लॉय ने वेव तो कर दी सैलरी, वेव का मतलब है वो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए सैलरी, भाई उसकी मर्जी, नहीं चाहिए सैलरी। इट मीन्स एम्प्लॉय वेव द सैलरी, वेव्स हिज सैलरी, बट कब कर रहा है वो वेव ऑफ? आफ्टर इट बिकम्स ड्यू और अक्रूड। ठीक है, अक्रूड यानी राइज हो गई, ड्यू हो गई, एक ही बात है। तो इन दैट केस स्टूडेंट्स इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, ये टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर इसकी जगह आपको टर्म लिखी आती है सरेंडर ऑफ सैलरी, तो इसका क्या मतलब होता है ये समझो। देखो सरेंडर में क्या होता है, देखो अगर टर्म आ रही है सरेंडर ऑफ सैलरी, इट मीन स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उसके अंडर जब एम्प्लॉयर अपनी सैलरी उस स्कीम के अंडर सरेंडर कर दे रहा है, तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तरीके से स्टूडेंट्स उसने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी सैलरी सरेंडर करी है ना, तो ऑब्वियसली दैट विल बी नॉट टैक्सेबल। क्लियर? तो सरेंडर ऑफ सैलरी का मतलब होता है सरेंडर ऑफ सैलरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और आप समझ ही सकते हो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर रहा है तो भी वो टैक्स क्यों लगाएंगे। क्लियर? ये एक स्कीम आई हुई है, एक्ट है इसका प्रॉपर, तो उसके अंडर सैलरी जो है सरेंडर होती है। मैम एक्ट का नाम क्या है? एक्ट का नाम होता है स्टूडेंट वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट 1961। ठीक है, तो उसके केस में दैट विल बी एग्जाम्प्ट, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, इनफैक्ट दैट इज एग्जाम्प्टेड इनकम, कि उसको जो सैलरी मिल रही है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को उस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर सरेंडर कर दी है, तो इन दैट केस इट विल बी एग्जाम्प्टेड, उस पर टैक्स नहीं देना, वो इनकम एग्जाम्प्टेड है। समझ आ गई बात? कहीं कोई डाउट, कोई क्वेरी? क्लियर? अब सेक्शन 15 पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 16। सेक्शन 16 में है डिडक्शंस। ये कहता है कि भाई सैलरी में जो जो इनकम ऐड होगी, जो जो फायदे हुए, सारी इनकम ऐड करने के बाद कुछ डिडक्शंस दी जाती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब तक आपको यही नहीं पता कि क्या क्या ऐड होना है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट वर्ड, ये डिडक्शंस का मतलब क्या, नहीं ना, तो मैं डिडक्शंस आपको करवाऊंगी, बट आफ्टर, जब हम पहले पढ़ेंगे कि अलाउंसेस क्या होते हैं, पर्क्स क्या होते हैं, मतलब बेसिकली इनकम्स क्या होती है, उसके बाद हम डिडक्शंस पर आएंगे, दैट इज सेक्शन नंबर 16 पे। अब स्टार्ट करते हैं हम अलाउंसेस से। किससे स्टार्ट कर रही हूँ मैं? अलाउंसेस से। चलो, अब स्टूडेंट्स अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? अलाउंसेस का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ पैसा दे दिया। सपोज मान लो उसको ना एक घर लेना था किराए पे, तो एम्प्लॉयर ने कहा बात सुनो, ये लो 10,000 रुपये महीना में तुम्हें दिया, तुम अपने घर का रेंट इससे दे दिया करो। दैट मीन अगर वो कुछ बेनिफिट, घर नहीं दे रहा रहने के लिए, इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ गिविंग द हाउस फैसिलिटी, वो उसको कुछ कंसिडरेशन दे रहा है कि तुम वो फैसिलिटी अवेल कर लेना, मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ, वो होता है अलाउंसेस। अब एक बात बताओ, अगर पर्सन ये कह रहा है घर के 10,000 रुपये महीने मैं दे दूंगा एम्प्लॉय तुम्हें, ऐसे दे रहा होगा नहीं, इट मीन्स वो भी उसकी सैलरी का पार्ट है ना, कहीं ना कहीं वो, कहीं ना कहीं क्या, सिंपल सी बात है, उसने कहा वैसे सैलरी 1 लाख है, 10,000 रुपये तो मैं घर के लिए दे रहा हूँ किराए के लिए, तो सैलरी कितनी माननी चाहिए? 1,10,000। तो अलाउंसेस जो होते हैं
इसको इनकम में ऐड किया जाता है, बट कैसे ऐड किया जाता है वो समझने की बात है। आओ स्टूडेंट्स देखते हैं। अब स्टूडेंट पहला अलाउंस जो मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ वो यही है, घर का किराया दे देना, यानी हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। अब हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस के केस में ये जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट दे रहा है, इनकम दे रहा है, पैसे दे रहा है टू पे द रेंट ऑफ हिज हाउस, टू पे रेंट, कि तुम इस पैसे से किराया भर देना, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि उसने 10,000 रुपए दिए थे तो उसकी इनकम को 1,10,000 मान लो, तो क्या आपको लगता है कि ये सही है, एथिकल है? नहीं। द रीजन बीइंग, भाई उसने कुछ ना कुछ तो अपने घर का किराया भी पे किया ना, तो आप सारे के सारे को टैक्स क्यों लगा रहे हो? इसी के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आता है सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन नंबर 13A, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम सैलरी चैप्टर्स में से जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको एक तो इस पे से पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बता रहा है कि इस हाउस रेंट अलाउंस में से कितना अमाउंट एग्जम्प्ट रहेगा। एग्जम्प्ट मतलब कितने पे टैक्स नहीं लगेगा। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 है। मैम सेक्शन नंबर याद करना है, जिसमें से मैं बोल ही रही हूँ कि भाई पेपर में आएगा, तो क्या वो भी याद नहीं करोगे? वो तो करोगे ना। सारे सेक्शंस याद मत करो, बट जो आपको पता है एग्जाम में आना ही आना है उसको कैसे स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A क्या है ये? आप देखो स्टूडेंट, यहाँ पर बोला कि देखिए अगर कोई भी पर्सन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अमाउंट पे कर रहा है टू पे द रेंट ऑफ हिज हाउस, तो उसको माना जाएगा हाउस रेंट अलाउंस, और उसमें से कितनी डिडक्शन होगी, सॉरी कितनी एग्जाम्पशन होगी। सो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शेल बी एग्जाम्प्टेड, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शेल बी एग्जाम्प्टेड। अभी मैं आपको 3 पॉइंट्स पढ़ाऊंगी, उसमें से जो सबसे कम अमाउंट आ रहा होगा वो हाउस रेंट अलाउंस में से एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला तो स्टूडेंट्स एक्चुअल अमाउंट रिसीव, कितना उसको अमाउंट रिसीव हो रहा है। मान लो मैंने बोला कि इसको 10,000 रुपए महीना रिसीव हो रहा है, तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव इज 10,000 पर मंथ। सेकेंड स्टूडेंट्स, जितना भी उसने रेंट पे किया है माइनस 10% ऑफ सैलरी, जितनी भी उसकी सैलरी है फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड उसका 10% माइनस कर दो, ठीक है। थर्ड यहाँ पर हम देखते हैं। अब थर्ड में स्टूडेंट्स दो केसेस हैं, एक में हमको लेना है, देखो जो पहला केस है हमारे पास दैट इज बेसिकली, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। पहले सेकंड केस की बात करती हूँ। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, अगर इन चारों सिटीज में से कहीं भी ये घर है जिसके लिए वो रेंट पे कर रहा है, सो इन दैट केस स्टूडेंट जो थर्ड हमने यहाँ पे कैटेगरी देखनी है वो रहेगी 50% ऑफ सैलरी। 50% ऑफ सैलरी, जितनी भी सैलरी है उसका 50%। लेकिन अदर सिटीज के लिए इन चारों को छोड़ के कोई सी सिटी हो इंडिया में, फॉर द अदर सिटी इट विल बी 40% ऑफ सैलरी, ठीक है। सो इन द केस अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट फॉर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सो 50%, अदरवाइज 40% ऑफ सैलरी। ये तीनों कैलकुलेट करेंगे, जो भी सबसे कम अमाउंट होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा 10,000 पर मंथ में से। मैम वो सब ठीक है, बट ये जो आपने बोला ना सैलरी, हाँ जी, ये सैलरी कितनी लेनी है, मतलब जो भी बेसिक सैलरी मिल रही है नहीं स्टूडेंट, फॉर द पर्पस ऑफ हाउस रेंट अलाउंस सैलरी कितनी लेनी है? एक तो बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। लेकिन डीएनएस अलाउंस सिर्फ तब लोगे इफ इट इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट, इफ इन टर्म्स ऑफ, हमने पढ़ा हुआ है ना कि एक रिटायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स का होता है, एक अदरवाइज होता है। अदरवाइज नहीं, सिर्फ उतना डीए कंसिडर करना है जो रिटायरमेंट के टर्म्स में है, ठीक है। प्लस कमीशन, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कमीशन दी हुई है 5,000 रुपए आपने ले ली, नहीं। अगर कमीशन दी हुई है एज फिक्स्ड परसेंट ऑफ टर्नओवर, अगर उन्होंने लिखा हुआ है ना कि 2% है टर्नओवर का या 3% है टर्नओवर का, यानी अगर फिक्स परसेंटेज गिवन है, ओनली एंड ओनली इन दैट केस उसको हम सैलरी में कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्लियर? पक्का समझ आ गई? ठीक है, चलो स्टूडेंट अब यहाँ पे एक मैं ना आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशन कैसे लेते हैं। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात,
यहाँ पर लिख लो कि हाउस रेंट अलाउंस जो है ना स्टूडेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाउस रेंट अलाउंस की जो एग्जाम्पशन है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पशन जो है ओल्ड टैक्स रिजाइम वालों को मिल रही है। एग्जाम्पशन ओनली फॉर ओल्ड रेजिम, यानी जो अभी भी ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेगा सिर्फ उसको इसकी एग्जाम्पशन मिलेगी, जो न्यू के अकॉर्डिंग करेगा उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि न्यू में ऑलरेडी बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं। अब करते हैं इसका क्वेश्चन, आ जाओ। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या है ये स्टूडेंट्स, जस्ट वेट। विजिबल है सबको स्क्रीन पे, ठीक है। सो मिस्टर राजकुमार हैज द फॉलोइंग रिसीट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। एक मिस्टर राजकुमार है जिसको ये फॉलोइंग रिसीट्स अपने एम्प्लॉयर से मिल रही है। बेसिक पे है 40,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंस मिला है 6,000 पर मंथ का, कमीशन है 50,000 पर एनम यानी स्ट्रेट कमीशन दी हुई है, मोटर कार पर्सनल यूज के लिए है 1500 पर मंथ, हाउस रेंट अलाउंस है 15,000 पर मंथ। ओके, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एचआरए। हमें बताना है हाउस रेंट अलाउंस का एग्जाम्प्टेड अमाउंट जितना उसके हाथ में एग्जाम्प्ट होगा। अज्यूम कर लेना कि उसने रेंट पे किया है 16,000 पर मंथ का, और अकोमोडेशन यानी घर है कानपुर में। डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी हाँ सैलरी में कंसिडर होगा। मिस्टर राजकुमार एक्सरसाइजेज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। डिफॉल्ट कौन सा है, न्यू रेजिम, यानी उसने बोल दिया कि मिस्टर राजकुमार ने शिफ्ट आउट कर लिया, यानी अब वो ओल्ड टैक्स रेजिम में, इसलिए एग्जाम्पशन भी मिलेगी, अदरवाइज हम लिख देते एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इसका? अब एक बात देखो, पहले तो देखेंगे कि कितना एचआरए रिसीव हुआ है। आप पूरा लिखोगे, मैं तो टाइम सेव करने के लिए जिससे ज्यादा क्वेश्चंस कर सकें थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, एग्जाम में फुल फॉर्म। एचआरए कितना रिसीव हुआ है मैम? उसको एचआरए रिसीव हुआ था 15,000 पर मंथ। ओके, so 15,000 पर मंथ, एम आई राइट? क्लियर? अब स्टूडेंट्स 15,000 रुपए 15,000 पर मंथ यानी 1,80,000 रुपीज। हमें बताना है कि कितना अमाउंट एग्जाम्प्टेड है। तो एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A हम उसका एग्जाम्प्टेड अमाउंट कैलकुलेट कर लें। कितना होगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शेल बी एग्जाम्प्टेड, जो भी इसमें से सबसे कम होगा वो एग्जाम्प्ट होगा। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शेल बी एग्जाम्प्टेड। अब वो क्या क्या थे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल अमाउंट रिसीव, कितना हुआ है उसको? 1,80,000, अभी हमने कैलकुलेट किया। सेकेंड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। एंड थर्ड कैटेगरी है, थोड़ा सा स्पेस लेके लिख लो जिससे हम सॉल्व कर पाएंगे, कानपुर। तो क्या दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई है? नहीं, तो यानी 40% ऑफ सैलरी। अब क्या होता है मैम? इस क्वेश्चन में तो ये भी आ गया कि उसको ना एक घर की फैसिलिटी भी दी हुई है, और सॉरी मोटर कार की फैसिलिटी दी हुई है, ऐसा किया हुआ है वैसा किया हुआ है, तो क्या करें? मोटर कार तो हमने पढ़ा ही नहीं। स्टूडेंट्स बात सुनो मेरी ध्यान से, टैक्स हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, जब आपको प्रोफॉर्मा गिवन होता है तो आप बाकी चीजों पे ध्यान ही मत दो कि एक्स्ट्रा क्या गिवन है, ठीक है। हमें ये पता है दैट फॉर द पर्पस ऑफ सैलरी, हमें सैलरी कैसे देखनी है मैम? हमें तो सैलरी में देखना है, पर जो आपको देखना है ना उतना लिख लो। यहाँ पे क्या देखना है? हमारे लिए सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए तब अगर वो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, और साथ में कमीशन, और कमीशन भी कब? अगर वो परसेंट ऑफ टर्नओवर है। क्लियर? ये तीन चीजें देखो, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिक कितनी सैलरी गिवन है? बेसिक है 40,000 पर मंथ। एक ये देखेंगे डीए 6,000 पर मंथ, और उसने लिख दिया था कि इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी इन टर्म्स है। कमीशन है 50,000 पर एनम, लिख देना नोट में, क्योंकि ये फिक्स परसेंट ऑफ टर्नओवर नहीं है तो यहाँ ये सैलरी में कंसिडर नहीं होगा, यानी इट इज 40,000 प्लस 6,000 दैट इज 46,000 पर मंथ। इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करो, करो स्टूडेंट। 46,000 मल्टीप्लाई बाय 12, इट इज 5,52,000। यही आ रहा है आपके पास? चलो ठीक है, यानी जहां भी सैलरी की बात होगी तो सैलरी का मतलब हुआ 5,52,000। ओके, अच्छा उसने रेंट कितना पे किया है? 16,000 पर मंथ। क्लियर? तो पहले तो इसी को सॉल्व आउट कर लेते हैं।
16,000 पर मंथ माइनस 10% ऑफ 5,52,000, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, तो 16,000 पर मंथ स्टूडेंट्स हमारे पास कितना हो गया, 1,92,000 माइनस 55,200, 5,52,000 का 10%, सो ये आ गया 1,36,800। ठीक है, एक 1,80,000 का अमाउंट है, एक 1,36,800, और एक हमें लेना है 40% ऑफ 5,52,000। ये आया हमारे पास 552 40%, दैट इज 2,20,800। तो व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट तीनों में से, ये वाला ना, तो कितना अमाउंट एग्जाम होगा, 1,36,800। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया, कहीं कोई डाउट नहीं है, क्वेरी नहीं है, आर यू श्योर? चलो ग्रेट। अब स्टूडेंट इसी के साथ आपको एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाऊंगी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आता है हमारे पास स्टूडेंट्स, अगर आपने हाउस रेंट अलाउंस के ये दो क्वेश्चंस कर लिए ना, तो क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आ जाए, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, तो बहुत ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये ऑलरेडी एक बार एग्जाम में भी एज इट इज आ चुका है, मई 2012 में, इनफैक्ट 8 मार्क्स का आया था, सो यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर मोहित इज एम्प्लॉयड विद XY लिमिटेड ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। ठीक है, एक मिस्टर मोहित है जो XY लिमिटेड के साथ एम्प्लॉयड है 10,000 पर मंथ की बेसिक सैलरी पे। ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू DNS अलाउंस एट 100% ऑफ बेसिक सैलरी। साथ ही साथ उनको DA भी मिलता है बेसिक सैलरी का 100%, यानी 10,000 पर मंथ, जिसमें से 50% ऑफ विच इज इंक्लूडेड इन सैलरी एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? इसका मतलब उसका 50%, देखो क्या कह रहा है वो, कि उस पर्सन को बेसिक सैलरी मिलती है, कितनी बेसिक सैलरी मिल रही है, 10,000 पर मंथ। क्लियर? चलिए ठीक है। सेकंड, उसने कहा कि उसको DA मिलता है 100% ऑफ बेसिक सैलरी, सो आई कैन राइट 100% ऑफ 10,000 पर मंथ। ठीक है, इसमें से उसकी दो कैटेगरीज हैं, जो 50% है दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स और एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, यानी 5,000 पर मंथ जो है वो तो DP वाला पार्ट है, यानी DA इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट है, और 50% है नॉट इन टर्म्स। 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो 5,000 इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, 5,000 इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कंपनी गिव्स हिम हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 6,000 per month, which was increased to 7,000 per month with effect from 1st January 2025। अब यहाँ पे क्या हुआ है ना, कि कंपनी उसको हाउस रेंट अलाउंस देती है। देखिए कैसे, लेट्स स्टार्ट इट। कब से ईयर स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2024 से, और हमें कब तक का देखना है, 31 मार्च 2025 तक का। ठीक है, 31 मार्च 2025 तक का, यहीं तक का देखना ना, समझ आई बात मेरी? ठीक है। अब स्टूडेंट इस केस में उसने ये बोला कि देखो, उसको पहले तो हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा था 6,000 पर मंथ का, लेकिन 1 जनवरी 2025 से, यहाँ पर 1 जनवरी 2025 से उसका HRA जो है वो 7,000 रुपये महीना हो गया। इट इंक्रीज टू 7,000 पर मंथ। ठीक है, इट इंक्रीज टू, यानी 7,000 रुपये महीना उसका हाउस रेंट अलाउंस हो गया। इन सब ईयर्स में, इन सब मंथ्स में उसका HRA था 6,000 पर मंथ। ओके, ठीक है। He also got an increment of 1,000 per month in his basic salary with effect from 1st February 2025। साथ ही साथ में उसने ये बोला कि भाई उसकी जो बेसिक सैलरी थी ना, वो भी 1 फरवरी 2025 से इंक्रीज हो गई है। कितनी इंक्रीज हुई है? He got an increment of 1,000 per month। ठीक है, पहले उसकी सैलरी कितनी थी स्टूडेंट्स? 10,000 थी, तो यानी यहाँ वाले टाइम पीरियड में उसकी सैलरी थी 10,000 per month, बट 1 फरवरी 2025 से उसकी सैलरी हो गई है 11,000 पर मंथ। समझ आई बात? ओके, नेक्स्ट उसने बोला है कि उसने रेंट कैसे कैसे पे किया है, वो देख लो। अप्रैल एंड मई में 2024 में उसने कोई रेंट पे नहीं करा, वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था। जून से अक्टूबर में 6,000 पर मंथ फॉर एन अकोमोडेशन इन गाजियाबाद। नवंबर टू मार्च उसने 8,000 पर मंथ पे किया है बट इन दिल्ली।
हमें निकालनी है उसकी ग्रॉस सैलरी। अज्यूम कि उसने एक्सरसाइज कर लिया ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, यानी ही कैन क्लेम द एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A फॉर द हाउस रेंट अलाउंस। क्लियर? अब आ जाओ इस क्वेश्चन को करते हैं। ये मई 2012 में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू 8 मार्क्स का आ चुका है, तो प्लीज अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस ऑल्सो। हमें यहाँ बेसिकली निकालनी है पहले तो HRA एग्जाम्पशन की कंप्यूटेशन ऑफ HRA एग्जाम्पशन। ठीक है कि भाई कितना यहाँ पर हुआ। मैम बस एक वो लाइन लिखकर उसको करना स्टार्ट करें? नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स गिवन है, तो हमें भी डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स कैलकुलेट करने होंगे। मंथ्स कैसे देखेंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट। देखो कैसे आएंगे, एक मिनट रुको। देखो स्टूडेंट, हमारे पास ना क्वेश्चन में पहले तो दिया हुआ है कि देखिए भाई अप्रैल और मई में वो पेरेंट्स के साथ रह रहा था, कोई रेंट पे नहीं करा। जिस जिस महीने में कुछ कुछ चेंज हुआ है ना, उस महीने का कॉलम बना लेते हैं। तो पहला चेंज तो उसका कहाँ हुआ? अप्रैल टू मई 2024 में, क्योंकि उसमें उसने कोई हाउस रेंट अलाउंस पे नहीं करा। ठीक है, तो मैं पहला कॉलम बना रही हूँ यहाँ पर अप्रैल एंड मई का। आई कैन राइट 1 अप्रैल 2024 से लेकर मई, यानी पूरा मई, अप्रैल मई 2 महीने हो गए, 31 मई 2025 तक का। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा मैम नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनेगा देख लेते हैं और क्या चेंज है। फिर उसने कहा कि भाई वो जून से अक्टूबर तक अपने पेरेंट्स के साथ रहा, क्या इसके बीच में कोई सैलरी HRA में कुछ चेंज था? नहीं था। तो नेक्स्ट कॉलम बना लो जून से अक्टूबर का। लिखो 1 जून 2024 से लेकर उसका पूरा अक्टूबर, यानी 31 अक्टूबर 2024। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स और क्या चेंज आया? मैम अभी कोई सैलरी में तो चेंज नहीं था, लेकिन उसने कहा नवंबर से मार्च तक जो वो है वो दिल्ली में रहा। ओके, लेकिन यहाँ बीच में चेंज आया था। वो क्या था? मैंने बोला जिस जिस महीने में चेंज है उसका कॉलम बनाते चलो। 1 जनवरी को उसका HRA इंक्रीज हो गया, है ना? तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हम कॉलम बनाएंगे 1 जनवरी से, यानी न्यू कॉलम आएगा। तो नेक्स्ट कॉलम बनाओ नवंबर और दिसंबर का। जनवरी से क्योंकि HRA चेंज हुआ उसका। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे 1 नवंबर 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024। ठीक है, इसके लिए कैलकुलेशन होगी। नेक्स्ट कैलकुलेशन फिर भी फॉर मैम जनवरी टू मार्च नहीं स्टूडेंट, फेब्रवरी के लिए अलग कैलकुलेशन होगी, क्योंकि फरवरी में उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ था। तो यहाँ लिखो, इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा कंप्लीट जनवरी का, यानी 1 जनवरी 2025 से लेके 31 जनवरी 2025। एंड नेक्स्ट कॉलम फिर फॉर ये हमारे पास रहेगा फरवरी और मार्च का। तो जो अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैम कॉलम कैसे देखने, आई होप यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी गिवन है स्टूडेंट्स, आप वहां पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, एनी वे यू वांट। क्लियर? अच्छा, अब हमें देखनी है कि उसका कितना HRA एग्जाम्प्ट है। ठीक है, HRA एग्जाम्पशन देखते हैं। अलग अलग सैलरीज हैं, अलग अलग HRA है, मंथ वाइज कैलकुलेट करूँ नहीं, इट विल बी टेक अ लॉन्ग टाइम। क्या करो, सबसे पहले तो ये देख लो कितने कितने मंथ्स यहाँ पर हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मंथ्स, बिकॉज इट विल मेक आवर वर्क इजी कि हम किस तरीके से सैलरी कैलकुलेट करें। ठीक है, ये स्मार्ट वर्क बता रही हूँ। नंबर ऑफ मंथ्स अप्रैल और मई, यानी हमें यहाँ पे 2 महीने की कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 मंथ्स की कैलकुलेशन होगी। नवंबर दिसंबर यहाँ 2 मंथ्स की, 1 मंथ की, और यहाँ होगी हमारे पास 2 मंथ्स की। ठीक है, यानी टोटल 12 मंथ्स हो गए। अब देखते हैं कि सैलरी कितनी है। दैट इज द बेसिक सैलरी। ठीक है, बेसिक सैलरी देख रही हूँ यहाँ कितनी थी? 10,000 पर मंथ। मैं पर मंथ लिख देती हूँ यहाँ साइड में कि मैं ये पर मंथ लिख रही हूँ। यहाँ भी 10,000 है। सैलरी कब जाकर इंक्रीज हुई थी मैम? 1 फरवरी को, यानी इन सब में 10,000 ही चलेगा। यहाँ आ जाएगा 11,000। इन द लास्ट कॉलम इट विल बी इंक्रीज टू 11,000। क्लियर? क्योंकि 1 फरवरी को उसकी बढ़ गई थी सैलरी। फिर हमने देखना है DA। DA तो भाई नॉर्मली सा है कि 50% लेंगे। क्यों 50 लेंगे? क्योंकि 50 इज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो HRA एग्जाम्पशन के लिए वही होगा। कुछ नहीं करना, सैलरी का 50% लिख दो। 5,000 5,000 5,000 5,000
एंड द 5500। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको समझना पड़े, सिंपल सा 5 करके 55 हो गया, क्योंकि 11,000 का 50%। नेक्स्ट कमीशन, क्या यहाँ पर हमें इसमें कमीशन कैलकुलेट करनी है क्या? जल्दी बताओ स्टूडेंट, क्या उसने यहाँ कमीशन के बारे में कुछ भी दिया हुआ था? नहीं मैम, कमीशन तो दी भी नहीं थी। तो ओके, इसका मतलब फॉर द पर्पस ऑफ HRA एग्जाम्शन सैलरी कितनी आ जाएगी? बेसिक प्लस DA 15,000, 15,000, 15,000 दैट इज पर मंथ बात कर रही हूँ, 15,000 एंड ये आगे हमारे पास स्टूडेंट 16,500। अब निकाल लो, मैं पूरा क्वेश्चन फिर से बता रही हूँ, पर मंथ कैलकुलेट करूंगी जिससे कि क्वेश्चन इजी लगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन में गलती करते हैं, क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर मंथ करोगे तो इट विल बी इजियर। ओके, अब सैलरी तो हमें पता चल गई, ठीक है। अब HRA एग्जाम्पशन के लिए हम देखते हैं एक्चुअल अमाउंट रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड द 40% ऑफ सैलरी, यही देखते हो ना? ओके, तो अब और किस किस में चेंजेस हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे मैम रेंट पेड में भी ना यहाँ पे चेंज आएगा। क्यों चेंज है? क्योंकि वो कभी गाजियाबाद में कुछ और पे कर रहा है, दिल्ली में कुछ और, अब पहले अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि रेंट कितना कितना पे किया गया, जिससे कि वो 3 पॉइंट्स में इजी होगा। क्या पहले 2 महीने उसने कोई रेंट पे किया? नहीं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था। फिर स्टूडेंट्स हमने बात करी थी कि उसने रेंट पे किया था, कितना रेंट पे किया था आइए देखते हैं। उसने रेंट पे किया था जून से लेके अक्टूबर तक 6,000 पर मंथ एंड डेल 8,000 पर मंथ। ठीक है, आओ लिख लेते हैं। सो जून से अक्टूबर का 6,000 पर मंथ, मैंने पहले ही बोला यहाँ ब्रैकेट में लिख लो जी, पर मंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। पर मंथ जरूर लिख लेना, जिससे एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि आप क्वेश्चन पर मंथ के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हो। लिखो 6,000 पर मंथ। क्लियर है स्टूडेंट्स? 6,000 पर मंथ हो गया। उसके बाद मैम उसने कितना किया? यहाँ पे स्टूडेंट्स उसका 8,000 स्टार्ट हो गया था नवंबर से, तो लिख लो। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। फिर HRA रिसीव में भी कुछ अलग अलग था क्या मंथ वाइज? यस, तो लिखो HRA रिसीव अगेन दैट इज पर मंथ। अब स्टूडेंट HRA में मैंने आपको बताया था कि उसको 1 जनवरी से पहले HRA था 6,000 महीने और उसके बाद मिला था 7,000 पर मंथ। लिख लेते हैं, यहाँ पर उसको मिल रहा था 6,000 पर मंथ, 6,000 देन 6,000, देन जनवरी में उसका चेंज हो गया था तो 7,000 और यहाँ भी 7,000। क्लियर है? ये देख लो 7,000, क्यों? क्योंकि जनवरी में चेंज हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व, दैट इज HRA इज एग्जाम्प्ट। HRA कितना कितना एग्जाम्प्ट होगा वो देखेंगे। आइए स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट, जब भी हमें देखना है कि HRA की एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी, तो सिंपल सी बात है दैट HRA इज एग्जाम्प्टेड, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम्प्टेड एज पर सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 13 है। लिख लोगे वो सब बातें। पहला पॉइंट क्या होता था? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। अभी हमने देखा यहाँ पर कि एक्चुअल अमाउंट कितना मिला है उसको, 6,000, 6,000, 6,000, 7 एंड 7। लिख लो, तो here it is 6,000 per month, 6,000 per month, 6,000 per month, then the 7,000 and the 7,000। फर्स्ट पॉइंट हो गया एक्चुअल अमाउंट रिसीव। नेक्स्ट होता था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब पहले वाले केस में रेंट तो पे हुआ ही नहीं था, पहले केस में क्योंकि वो पेरेंट्स के साथ रहता था उसने रेंट पे नहीं किया, तो यहाँ पर आ जाएगा निल, क्योंकि माइनस, ये थोड़ा आप इनकम टैक्स को कहोगे हमें बेनिफिट दे दो, माइनस में तो हमें टैक्स तुम पे करो, नहीं। अगर रेंट पे नहीं हुआ तो एग्जाम्पशन मिलेगी ही नहीं। सेकेंड केस में कितना रेंट पे हुआ था? 6,000 पर मंथ, और सैलरी कितनी देखनी है स्टूडेंट्स के लिए? 15,000। सो यानी क्या है, मैं यहाँ पे लिख लूँ कि यहाँ पर आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 6,000, मैंने रेड मार्कर से जो है इसकी कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ। 6,000 रेंट पे माइनस 10% ऑफ सैलरी, दैट इज 10% ऑफ 15,000 रुपीज। तो 6,000 माइनस 10% ऑफ 15,000 दैट इज 1,500। सो ये हमारे पास आ गया 4,500। समझ आया कैसे? क्लियर? अब रेंट पे कितना हुआ है? 8,000, सैलरी कितनी लेनी है? 15,000। यानी अगेन यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन बनी 8,000 minus 10% of 15,000 that is 1,500। So here it is, कितना आ गया हमारे पास? ये 6,500।
आई होप सब साथ साथ में कर रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट केस में हमारे पास आ रहा है रेंट पे 8,000, अगेन 15,000 सैलरी है यहाँ पर, तो फिर आ जाएगा हमारे पास 6,500। ओके। इस केस में हमारे पास रेंट पे कितना था स्टूडेंट्स? मैम रेंट पेड वाज 8,000 और द सैलरी वाज 16,500। सो यहाँ पर लास्ट कॉलम में देखो क्या आ रहा है कि रेंट पे हो रहा है 8,000 माइनस 10% ऑफ 16,500। देखो स्टूडेंट्स क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास 8,000 माइनस 10% ऑफ 16,500, दैट इज 8,000 में से 1650 माइनस कर दीजिए, 6350, 6,350 रुपीज। सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया? यस। थर्ड हमारे पास था 40 या 50% ऑफ सैलरी। अब क्यों 40 या 50? क्योंकि दिल्ली का केस है तो 50%, अदरवाइज गाजियाबाद वाला का केस है तो 40%। अब पहले केस में तो स्टूडेंट्स सैलरी कितनी थी हमारे पास यहाँ पर? मैम सैलरी वाज 15,000। अब उसने कहा पेरेंट्स के साथ रह रहा है, नॉर्मली 40% उसको लो। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया, देखो 15,000 का 40% निकाल लो, 6,000 रुपीज, अगेन 6,000 रुपीज। फिर उसने ये बात बोली थी कि भाई देखो मैं दिल्ली में रहना शुरू कर रहा हूँ। दिल्ली में वो कब से रहना शुरू कर रहा है आइए देखते हैं, क्योंकि जहां भी केस दिल्ली का आ जाएगा वहां पे 50% चला जाएगा। उसने बोला अक्टूबर तक तो मैं गाजियाबाद में रहा, उसके बाद में दिल्ली में रहा, यानी नवंबर से 50% कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 का नवंबर से इस कॉलम से 50%, दैट इज 7,500, 7,500, 7,500। तीनों पॉइंट्स आ गए स्टूडेंट्स। अब ये देख लेते हैं कि इसमें से पर मंथ एचआरए कितना एग्जाम्प्ट हो रहा है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शेल बी एग्जाम्प्टेड। सो इन दिस पर्टिकुलर केस नील है तो सबसे कम तो नील ही होगा, तो यहाँ पर कुछ भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। सेकेंड केस में सबसे कम क्या है? 4,500। थर्ड के तो हमारे पास कितनी एग्जाम्पशन होगी? 4,500 की। थर्ड केस में 6,000 सबसे लीस्ट है तो 6,000 रुपए लिख दो। फोर्थ केस में 6,500 और फिफ्थ केस में 6,350। ठीक है, तो ये है हमारे पास एचआरए एग्जाम्प्टेड का अमाउंट। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसका मतलब टोटल टैक्सेबल एचआरए कितना हो जाएगा? जितना रिसीव हुआ था इसमें से ये माइनस कर देंगे, सो दैट विल बी द टोटल टैक्सेबल एचआरए। फिर अब हमें निकालना है क्वेश्चन में कि ग्रॉस सैलरी। अब बच्चे क्या करेंगे? यहाँ तक करेंगे ओके ओके मैम हो गया, क्वेश्चन नहीं। 8 नंबर में उसने आपसे ये नहीं पूछा, उसने पूछा है ग्रॉस सैलरी कितनी टैक्सेबल है, यानी और सब भी क्या यहाँ टैक्स लग रहा है। तो देखो पहले मैं लिख देती हूँ टैक्सेबल एचआरए। ठीक है स्टूडेंट, टैक्सेबल एचआरए कितना हो गया? 6,000 मिल रहा था, कुछ भी एग्जाम नहीं हुआ फर्स्ट कॉलम में तो 6,000। सेकंड में 6,000 मिल रहा था, 4,500 एग्जाम हो गया 1,500। थर्ड में 6,000 ही मिला था और 6,000 एग्जाम निल, यहाँ पे 500 क्योंकि 7,000 हो गया था। नेक्स्ट 7,000 माइनस 6,350, दैट इज यहाँ पर हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 650। एक मिनट रुकिए, 650 रुपीज। क्लियर हो गई ये बात? कहीं कोई डाउट? ओके बस मैम हो गया। नहीं, ये तो पर मंथ है ना, पहले इसको टोटल कैलकुलेशन कर लो, यानी टोटल टैक्सेबल एचआरए। अब वो मंथ से मल्टीप्लाई करते रहो। देखो यहाँ पे हमने किया था ना कि कितने कितने मंथ्स हम ले रहे हैं। पहले केस में 2 मंथ्स हैं तो यानी 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 12,000 टोटल, क्योंकि 2 महीनों का, एक महीने का 6,000 है तो 2 महीनों का 12,000 हो गया। सेकेंड 5 मंथ से मल्टीप्लाई कर लो, 1,500 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 7,500। थर्ड केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं है तो नील लिख दो, देखने की भी जरूरत नहीं है। फोर्थ केस में इट इज 1 मंथ, 500 मल्टीप्लाई बाय 1, 500। सेकेंड में हमारे पास आ गया 2 मंथ्स, तो यानी 650 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,300। सो टोटल टैक्सेबल एचआरए निकाल लो यहाँ पर, 12,000 प्लस 7,500 प्लस 500 प्लस 1,300, इट इज 21,300। सो टोटल कितना टैक्सेबल एचआरए है? 21,300। नाउ कंप्यूट द ग्रॉस सैलरी। कंप्यूटेशन ऑफ, अब 8 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही थोड़ा ना, और ये अभी मैं समझा रही हूँ इसलिए लग रहा है, जब क्वेश्चन करके देखोगे तो इट इज वेरी इजी। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। सबसे पहले बेसिक सैलरी,
अब स्टूडेंट मैम बेसिक सैलरी क्या करें, सारी की सारी दोबारा कंप्यूट नहीं, 10 मंथ्स तक हमने देखी कि उसकी सैलरी चल रही थी 10,000, फिर 1 से उसकी 11,000 हो गई थी, तो लिख दो ना 11,000 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट कम्स टू 1 लाख रुपीज प्लस 22,000, सो 1,22,000 रुपीज। फिर और क्या है उसको, मैम उसको डीए मिला, ठीक है, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैसी बातें कर रही हो, 100% यहाँ टैक्सेबल होगा। एचआरए एग्जाम्पशन के लिए हमने वो देखना था कि जितना पार्ट उसका रिटायरमेंट टर्म्स पे था, बट टैक्सेबल तो सारा होगा ना, तो डीए कितना हो गया, 100% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है, 1,22,000। उसके बाद स्टूडेंट्स एचआरए, कितना एचआरए टैक्सेबल है अभी हमने देखा 21,300, सो टोटल आ गया हमारे पास 1,22,000 plus 1,22,000 plus 21,300, 2,65,300, that is the answer here. I hope हर स्टूडेंट को समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने डाउट्स नहीं पूछे सो व्हाट विल बी द बेनिफिट हेयर कि मैं आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो यूट्यूब पे करवा रही हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करवा रही हूँ कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं टाइम डिवोट कर पा रहे, तो भी आप while on move also आप टाइम डिवोट करके अपने एफर्ट्स लगा के अपने एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर कर सको, ठीक है ना। तो कहीं कोई डाउट है तो प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगेन प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स की हम रिविजन करने वाली हैं। इनफैक्ट मैं बता देती हूँ, आज की क्लास यहाँ पे ओवर होती है कि कल की क्लास में हम क्या करेंगे। वी ऑल नो कि हमारे पास अलाउंसेस जो हैं वो 3 कैटेगरी के आते हैं। एक होते हैं फुली टैक्सेबल, होली एग्जाम्ड और पार्शियली टैक्सेबल, ठीक है। ये तीनों अलाउंसेस वहां पर हम कवर करेंगे। और इसके साथ में देखो, इतने से काम नहीं चलेगा ना, एग्जाम्स आने वाले हैं, हम पर्क्स भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हम पर्क्स भी स्टार्ट कर देंगे कि उनकी टैक्सेबिलिटी हमने कैसे देखनी है। तो मिलते हैं हमारी कल की क्लास में स्टूडेंट्स। आई होप सबको अच्छा लगा हुआ। कहीं कोई डाउट है, क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली आस्क, और या मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन फॉर श्योर। थैंक यू स्टूडेंट्स।